चलिए, है ना। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं, है ना, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के बारे में। ठीक है, आज ये उच्चतम न्यायालय तो एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसके बाद है ना एक वीडियो और आएगा, दोनों वीडियो आप देखेंगे, है ना। चलिए, अब उच्चतम न्यायालय के बारे में देखते हैं कि भारतीय संविधान में से संबंधित प्रावधान क्या है ना, कैसे लागू हुआ, इसका गठन कैसे हुआ, है ना, किस अनुच्छेद में शामिल है, कौन सा भाग में शामिल है, साथ में इसके जो है ना न्यायाधीश हैं, वो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ में उनके सहयोगी जो होते हैं अन्य न्यायाधीश, उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। वो शपथ कैसे लेते हैं, उनकी नियुक्ति कैसी होती है, साथ में उनके अधिकार क्षेत्र, उनके पास क्या जो शक्ति है वो कैसे है। ठीक है, चलिए देखिए, हम पढ़ रहे हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में, है ना। या आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उसके अंतर्गत जो आता है ना, अधीनस्थ न्यायालय, ये सब क्या है, अलग अलग है। ठीक, चलिए, तीनों में जो प्रमुख न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया, ये बात याद रखना है। और साथ ही उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया, तो 28 जनवरी 1950 को याद रखना। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया है, और उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को किया गया। देखिए, अब भारतीय संविधान में है ना, हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया भाग 5 में, है ना, उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, भाग 5 के अंतर्गत आता है क्या, तो उच्चतम न्यायालय। ठीक, पहली बात तो याद रखना है कि भाग 5 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय आता है। ठीक है, अब इसमें भाग 5 के बाद अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। ठीक, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 आप याद रखेंगे। इसमें जो उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया। ठीक है, उसका गठन, प्रारूप, संरचना, शपथ, है ना, वेतन भत्ते, आहारता, शक्तियाँ, ठीक है, क्षेत्र, इस सब के बारे में इसमें बताया गया था अनुच्छेद 124 से 147 में। देखिए, अभी है ना वर्तमान में भारत में जितने भी है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट है, साथ में इसमें देखिए जगह की संख्या कैसे है। संरचना के साथ में देखिएगा तो अभी वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, तो 34। ठीक है, और 34 है कैसे, इसमें जो एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, अभी वर्तमान में है ना सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 34। ठीक है, आप याद रखेंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश। ये 2019 में कितने थे, तो 31। ठीक है, 2019 का डेट याद रखना है आपको, है ना, 3-4 साल पहले की बात है। 2019 में ये संख्या कितनी थी, 31, उसको बढ़ाकर कितना किया गया, तो है ना उसको बढ़ाकर किया गया 34। कितना बढ़ाया गया, तो 3, है ना। 2019 में संख्या 31 थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 34। ठीक है, चलिए, अब मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, मूल संविधान में इनकी संख्या थी 8, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 जो है अन्य न्यायाधीश। यहाँ तक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति, इनके द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देखिए, जो न्यायाधीशों है ना, जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अहर्ता या योग्यता। पहली बात तो यह चीज़ याद रखना है कि योग्यता और अहर्ता में कुछ और अन्य बातें होती हैं, जैसे कि भारत का नागरिक हो, है ना, पागल या दिवालिया ना हो, इस तरीके की बातें होती हैं जो परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको यहाँ पे बता दें। उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में क्या किया हो, कार्य किया हो। ठीक है, आपको याद ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय में है ना कम से कम कितने वर्ष, तो 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में क्या किया हो, कार्य किया हो। हाँ, तो उच्च न्यायालय, ये हाई कोर्ट के बारे में बात है, ये हो गया उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब देखिए, उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय या उसके अधीन अलग अलग न्यायालय, विभिन्न न्यायालय 10 वर्ष तक क्या किया हो, वकालत किया हो। ठीक है, वकील हो, वकालत किया हो, है ना। तो अहर्ता देखिए, उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश बनने की अहर्ता क्या है कि उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष, तो 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। साथ ही उच्च न्यायालय उसके अधीनस्थ न्यायालय, है ना, विभिन्न अलग अलग न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या किया हो, वकालत का काम किया हो, वकील रहा। ठीक, अब देखिए इनको शपथ, इनको शपथ को दिलाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है ना। और राष्ट्रपति अगर उपस्थित ना हो तो इस कार्य के लिए राष्ट्रपति जो व्यक्ति नियुक्त करते हैं उनके द्वारा, है ना, क्या किया जाता है, शपथ दिलवाया जाता है। याद रखेंगे, शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाते हैं, और जैसे कि राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति हैं उनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है।
देखिए अब, और उसके बाद जो प्रत्येक ज्ञान है ना, ये शपथ कैसे लेते हैं, ठीक है, उनको प्रत्येक ज्ञान क्या है, ठीक है। तो न्यायाधीश कहते हैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ठीक है। भारत के संविधान के प्रति क्या हो करूँगा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, ठीक है। भारत की प्रभुता और जो अखंडता है ना, भारत का अखंडता मतलब एकता, ठीक है, उसको क्या करूँगा, अक्षुण्ण रखूंगा। अपनी पूरी योग्यता और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष का पालन करूँगा, ठीक है। अपनी पूरी योग्यता के साथ, है ना, उसी योग्यता के बल पे क्या हुआ है, न्यायाधीश के पद पर क्या हुआ है, नियुक्त हुआ है, ठीक है। और साथ ही जो उसकी कर्तव्य है उसका निर्वहन करेगा, भय नहीं करेगा, है ना, किसी के डर से अपने क्या है, जो न्याय है ना, जो उचित और अनुचित न्याय है उसी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा, अपने विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का या पक्षपात नहीं करेगा, और अनुराग या द्वेष, है ना, जातिगत किसी भी प्रकार से ये नहीं करेगा, ठीक। चलिए देखिए, संविधान एवं विधियों की मर्यादा बनाए रखेगा, ठीक है। संविधान एवं जो नियम कानून है ना, उसकी मर्यादा को क्या बनाए रखेगा। तो देखिए शपथ में न्यायाधीश के द्वारा कहा जाता है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, है ना, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, अपनी पूरी योग्यता और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग और देश के पालन करूंगा, और संविधान एवं विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। अब इसको अच्छे से याद रखेंगे, है ना। चलिए यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेतन और भत्ते के बारे में बात करते हैं न्यायाधीशों के, ठीक। तो इसका निर्धारण जो है कौन करता है, तो संसद, ठीक है। इनके वेतन और भत्तों से संबंधित जो बातें हैं इनका निर्धारण संसद करता है, और संसद जो है समय समय पर इसमें क्या करता है, परिवर्तन करते जाता है, ठीक। देखिए अब एक स्थिति देखिए यहाँ पर वित्तीय आपातकाल की, इस समय इनके जो वेतन और भत्ते हैं उसमें क्या किया जा सकता है, कमी की जा सकती है, ठीक है। जो व्यक्ति इस आपातकाल, अगर ऐसी स्थिति कभी निर्मित होती है कि वित्तीय आपातकाल लगा हो, तो इस समय इनके वेतन और भत्तों में क्या की जा सकती है, कमी की जा सकती है। अब 2018 का टाइम याद रखेंगे, है ना। 2018 के पहले इनका जो वेतन था 1 लाख रुपये था, इसका तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उनका, उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 2,80,000 रुपये, ठीक है। 2018 का डेट आप याद रखेंगे, है ना। 2018 में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका जो वेतन था वो 1 लाख रुपये था, जिसको अभी बढ़ाकर कब 2018 से 2,80,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। उसी प्रकार जो अन्य न्यायाधीश हैं, है ना, इनका जो मासिक वेतन है वो 90,000 रुपये था, है ना, 2018 के पहले, और इसको 90,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 2,50,000 रुपये, ठीक है। 90,000 से बढ़ाकर 2,50,000 रुपये कर दिया गया, ठीक। अब कार्यकाल, जो न्यायाधीशों का कार्यकाल है वो क्या है, संविधान में तय नहीं किया गया, संविधान में क्या तो तय नहीं किया गया। फिर भी आप चीज़ याद रखेंगे 65 वर्ष आयु तक, ठीक है। फिर भी ये चीज़ आप याद रखना कि उनका कार्यकाल जो है 65 वर्ष आयु तक होता है, ठीक। चलिए, और निष्कासन, ठीक है, इनको निकाला कैसे जा सकता है, उनके पद से हटाया कैसे जा सकता है, उनके पद से वंचित किया जा सकता है। पहले तो ये स्वतः क्या करें, लिखित त्यागपत्र दे दें, इनको तो राष्ट्रपति, ठीक है, ये अपना लिखित त्यागपत्र का राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति इसमें अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अपने पद से निष्कासित हो जाते हैं। उसी प्रकार संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, उनके पद से निष्कासित किया जा सकता है। संसद अगर सिफारिश करती है राष्ट्रपति को, है ना, कि अमुक नाम से, है ना, जिस नाम से मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश है उनको क्या करना है ना, पद से हटाना है, तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। देखिए एक प्रक्रिया होती है यहाँ पे, पहली बात तो संसद, है ना, संसद के दोनों सदन होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, ठीक है, उसमें विशेष बहुमत, है ना, पहले तो क्या बैठक बुलाई जाती है, और उसमें विशेष बहुमत कहने का मतलब सदन की कुल सदस्यता, सदन में जितने कुल सदस्य हैं उनका बहुमत, है ना, उनका क्या चाहिए रहता है, बहुमत। साथ ही सदन में जो जितने लोग उपस्थित हैं और जो मत देने वाले हैं, है ना, जो उस पक्ष में वोट डालने वाले हैं, कि पद से हटाया जाएगा इस पक्ष को लेकर, उनके 2/3 का क्या चाहिए, समर्थन चाहिए रहता है, तब जाके क्या होता है, इनका निष्कासन होता है, इन्हें पद से वंचित किया जाता है। तो एक प्रक्रिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा महावीर जैसा, संसद में, है ना, दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है, फिर विशेष बहुमत देखा जाता है, विशेष बहुमत के अंदर सदन में जितने कुल सदस्य उनकी संख्या देखी जाती है, उसमें बहुमत देखा जाता है, और साथ में जितने लोग उपस्थित हैं और जितने मत किए हैं, है ना, इनके पक्ष और विपक्ष में, उसके 2/3 का समर्थन देखा जाता है, ठीक। और 2/3 का अगर समर्थन होता है तो ये फिर राष्ट्रपति के पास जाता है ना,
उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद ये क्या होता है, स्वतः निष्कासित हो जाते हैं। चलिए आधार, ठीक है। अब जो न्यायाधीशों को जो है ना निष्कासित करने का या इनके खिलाफ किसी भी प्रकार का अभियोग लाने का जो आधार है, ये क्या होता है, दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार, ठीक है, दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार। अब अच्छे से इसको ध्यान देंगे कि उनके खिलाफ अगर निष्कासन से संबंधित है ना, उनको पद से हटाने से संबंधित जो आधार है वो क्या होगा, तो दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार। अब देखिए उच्चतम न्यायालय शक्तियाँ मिली हुई है ना, तो अलग अलग क्षेत्र मिला हुआ है, जिसमें आज हम कुछ क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। एक क्षेत्र जो है इनका मूल क्षेत्राधिकार है ना। दूसरा एक है न्याय आदेश अधिकार है ना, जो न्याय आदेश से अधिकार है उससे संबंधित है। और तीसरा है अपीली क्षेत्राधिकार, जिसमें अपील के माध्यम से क्या किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, उसको आगे पढ़ते हैं। देखिए मूल अधिकार के अंतर्गत देखेंगे, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र किसी राज्य, किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच क्या है, अगर विवाद चल रहा है, जब किसी भी मामले को लेकर हो, तो वहाँ पे क्या है, ये इनका मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। ये उनके बीच में हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है, उसको शांत कराते हैं और फैसला सुनाते हैं। देखिए उसी प्रकार केंद्र व किसी राज्य या किसी राज्य का एक तरफ, मतलब केंद्र और राज्य किसी भी मामले अगर उनके बीच अनबन हो रहा है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, अगर एक तरफ केंद्र है एक तरफ राज्य है या अधिक राज्य एक तरफ हो गए, तो इस मामले का फैसला जो है इनके द्वारा क्या किया जाता है, सुनाया जाता है। ये इनके क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है। और कौन सा क्षेत्राधिकार है, तो मूल क्षेत्राधिकार। उसी तरीके से दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का तनाव हो, तो भी किनके अंतर्गत आता है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए देखिए अब इसके आगे देखते हैं न्यायादेश अधिकार, जिसमें क्या किए जाते हैं, न्याय आदेश जारी कर दिए रहते हैं उसके बाद में, ठीक। चलिए देखिए जैसे मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर कहलाता है, कौन सा, उच्चतम न्यायालय। तो मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर कहलाता है उच्चतम न्यायालय। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो न्यायादेश अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। न्यायादेश अधिकार के अंतर्गत बंदी प्रतीक्षीकरण है ना, परमादेश आदेश देते हैं, बंदी प्रतीक्षीकरण, उत्प्रेरण है ना, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा, इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये न्यायादेश जारी करिए मूल अधिकार के रक्षक करते हैं, ठीक है। न्यायादेश अधिकार के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिला कि मूल अधिकारों का रक्षक एवं क्या होता है, गारंटर होता है। साथ ही बंदी प्रतीक्षीकरण है ना, जो बंदी है उसको क्या प्रत्यक्ष क्या करना है ना, कोर्ट के सामने लाना है ना, न्यायालय के सामने लाना है। परमादेशी आदेश देते हैं, उत्प्रेरण, प्रतिषेध एवं अधिकार पूछ, हाँ अधिकार पूछते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें किसके अंतर्गत आता है, न्यायादेश अधिकार के अंतर्गत। उसी प्रकार अपीली क्षेत्राधिकार, इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। जो न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार है इसको क्या किया गया, तो 4 भागों के अंतर्गत क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। जैसे इसके अंतर्गत हाँ अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो संवैधानिक मामले हैं इसके तहत आप अपील कर सकते हैं। उसी प्रकार दीवानी मामले है ना, दीवानी मामले में क्राइटेरिया है कि 20,000 रुपये तक का ही है ना, 20,000 रुपये तक का ही मामला आप कहाँ लेके जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय। इससे कम करें तो आप उच्च न्यायालय है ना और अधीनस्थ न्यायालय में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसी प्रकार आपराधिक मामले है ना, आपराधिक मामले भी किसमें, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो उच्च न्यायालय द्वारा दोष मोचन के आदेश दिया गया है, ठीक है, जैसे सजाए मौत, तो इसके विरुद्ध में आप कहाँ जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के पास जा सकते हैं। उसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अगर आरोपी व्यक्ति को सजाए मौत दिया गया है तो भी किनके पास आ सकते हैं, है ना, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के पास जा सकते हैं। इसी प्रकार संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय के योग्य हो। इसी प्रकार कोई अन्य मामला है जो उच्चतम न्यायालय में जाने योग्य हो तो उनको आप अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के पास जा सकते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद है चौथा, विशेष अनुमति द्वारा अपील, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, विशेष अनुमति के द्वारा क्या किया जाता है, अपील किया जाता है। किसी भी फैसले का है ना मत या तो अंतिम होता है या अंतरिम, ठीक है। किसी भी फैसले का जो क्या होता है मत अंतिम होता है अंतरिम, ये इसमें आया तो विशेष अनुमति द्वारा अपील में। जैसे संवैधानिक मामले हैं यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, दीवानी मामले, आपराधिक आयकर से मामला हो, श्रम से जुड़ा हुआ मामला हो, राजस्व का मामला हो, या वकील है ना वकीलों से संबंधित मामला हो, साथ में न्यायालय या पंचायत के खिलाफ है, न्यायालय या पंचायत के खिलाफ मामला हो, जिसे विशेष अनुमति के द्वारा आप अपील कर सकते हैं, कहाँ तो उच्चतम न्यायालय। देखिए ये सब बातें हैं ना, आप अच्छे से इसको ध्यान देंगे। इसमें कुछ चीज़ें और आप देखिएगा, आपको ये याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय में जो अधिनियम आया कहाँ से, तो 1935 का इम्पोर्टेंट है। उद्घाटन कब किया गया था, 28 जनवरी 1950 को इम्पोर्टेंट है।
भाग कितने में आता है तो 5 में आता है। अनुच्छेद कौन सा है तो 124 से लेकर 147 है। संरचना में देखेंगे अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, है ना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, जो मूलतः संविधान जिसमें बना था उसमें कितना था तो 8, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 2019 का डेट है, याद रखेंगे 3-4 साल पहले की बात है। यहाँ जो संख्या 21 से बढ़ा के 34 कर दी, कितना बढ़ा तो क्यों। ठीक है, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं, है ना, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। साथ में अर्हता के बारे में आप यहाँ से अच्छे से पढ़ें। शपथ एवं प्रतिज्ञान में किन किन बातों को शामिल किया गया है ये भी आप ध्यान दें। वेतन और भत्ते को इसमें आपको ध्यान देना है क्योंकि 2018 में तो पुनर्निर्धारण किया गया था। ठीक है, 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था 2,80,000 रुपये, ये मुख्य न्यायाधीश की बात है। उसके बाद जो अन्य न्यायाधीश है इनका वेतन जो है 90,000 प्रति माह से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया। कार्यकाल के विषय में देखिए संविधान में कोई तय सीमा नहीं है, लेकिन 65 वर्ष है ना जो अभी तक प्रचलन में है उसके बारे में बात करते हैं। निष्कासन को लेकर बहुत सारी बातें हैं, आप विशेषकर इसमें जो प्रक्रिया है उसके बारे में जो पढ़ें। और साथ में उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियाँ मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत किन बातों को शामिल किया गया है, न्यायाधीश अधिकार के अंतर्गत कौन सी बातों को शामिल किया गया है, अपीली क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन सी बातों को शामिल किया गया है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे चौथा आपका है आपराधिक मामले, है ना, दीवानी मामले, संवैधानिक मामलों की अपील, विशेष अनुमति द्वारा अपील। इन सब बातों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद एक वीडियो उच्चतम न्यायालय को लेकर और आएगा। उसके बाद फिर हम लोग उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल, है ना। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे हम लोग रखते हैं। ठीक।